अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस हेयर अबाउट द मेल इनफर्टिलिटी। आज मैं बात करूँगी कि मर्दाना भांजपन की क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरी वीडियोज़ के साथ इन टच रह सकें। हम कब कहते हैं कि एक कपल को इनफर्टाइल है, एक कपल या उसको इनफर्टिलिटी है और सब फर्टिलिटी है? जब भी मियाँ बीवी या एक कपल एक साल तक साथ रहते हैं और उनको जो है उनके यहाँ औलाद नहीं होती या जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये कपल इनफर्टाइल है, इसको अब ज़रूरत है कि एवेलुएट करवाया जाए। तो आज मैं जो हूँ स्पेशल बात करूँगी कि मेल फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले कॉन्जेनिटल है कि अगर कोई जेनेटिक मतलब जीन्स का इशू है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। उसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिस आती हैं। अगर कोई फीटल डेवलपमेंट में इशू है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्पर्म काउंट या जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो। उसके अलावा जो है अगर बचपन में जो बॉयज़ हैं उनको अगर मम्स की या बच्चों को मम्स की यानी कि कान पेड़ों और टीबी की हिस्ट्री हो तो ऑटोमेटिकली वो मेल के जो स्पर्म है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें ऑर्काइटिस हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो है मम्स में तो जो है ये मेल की जो स्पर्म प्रोडक्शन है उस पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस चल रही हैं मेल में, एपिडिडमाइटिस है और ऑर्काइटिस है, तो वो ये भी रीज़न हो सकती हैं। उसके अलावा डेली के लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से जो है मेल के जो स्पर्म प्रोडक्शन है उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके अलावा ड्रग अब्यूज़ हमारे पास आता है जिसमें कि स्मोकिंग है, सिगरेट का इस्तेमाल है, उसके साथ में अल्कोहल, जो लोग मतलब नशा करते हैं वो भी स्पर्म के प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेल कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है, कोई हार्मोनल थेरेपी है या कोई एंटी कैंसर्स हैं या कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जो कि स्पर्म की क्वालिटी पे इफेक्ट करे, तो ये भी कॉज बन सकती है मेल इनफर्टिलिटी की। बात करते चलें इसकी डायग्नोसिस की, तो उसमें सीमन एनालिसिस है जिसमें हम मेल का स्पर्म काउंट है, उसकी कंसंट्रेशन है, उसके अलावा जो है उसकी जो प्रोग्रेशन है वो हम देख सकते हैं बासानी। उसके अलावा जो है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड है, सक्रोटल अल्ट्रासाउंड है, कोई वेरिकोसील तो नहीं है। हार्मोनल स्टडीज़ हैं, अगर कोई मेल को थायराइड का इशू है, एड्रीनल ग्लैंड का इशू है या पिट्यूटरी के लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे है, टेस्टिस के लेवल पे है, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें डायग्नोज हो जाता है। उसके अलावा हार्मोनल स्टडीज़ हैं जिसके अंदर ये हम सब हार्मोन्स देख लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा टेस्टिकुलर बायोप्सी हो सकती है, एमआरआई हो सकता है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो सबसे नॉन इन्वेसिव है वो सीमन एनालिसिस है और अल्ट्रासाउंड है, जिसमें सक्रोटल, ट्रांसरेक्टल और इवन एब्डोमिनल भी कर सकते हैं अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस की हिस्ट्री है। कैरियोटाइपिंग स्टडीज़ भी हो सकती हैं अगर कोई हमें क्रोमोसोमल या जेनेटिक स्टडीज़ का इशू लग रहा है। तो इन तमाम चीज़ों में जो भी कॉज निकलती है उसको अकॉर्डिंगली हम मेडिकली या सर्जिकली ट्रीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस सेशन से काफ़ी हद तक आप लोगों को मेल इनफर्टिलिटी की समझ आ गई होगी। जब भी मियाँ बीवी साथ रहते हैं एक साल के लिए और उनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो जितनी एक फ़ीमेल को इवेलुएट करना ज़रूरी है उतना ही एक मेल को भी ज़रूरी है, क्योंकि मेल इश्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर फीमेल ठीक है और मेल इश्यूज़ हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर मेल ठीक है और तो फिर फीमेल को ज़रूर इवेलुएट करवाएं। इस पर मैं वक्तन फ़वक्तन मेरी काफ़ी वीडियोज़ भी हैं और मैं आगे चल के मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करती रहूँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।